हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके ट्रिक में। और फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इतिहास में जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके बारे में। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपके जो भी आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो जिसमें एसएससी पूछा जाता है, तो उसके लिए बेहद आपके लिए खास होने वाली है। यह वीडियो लास्ट तक देखिए। और फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के संपूर्ण इतिहास को मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट और सारे के सारे क्वेश्चन डिक्लेयर करूंगा। और फ्रेंड्स, आपके दिमाग में बिठा के जाऊंगा इस चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ रहस्यमयी बातें जो कोई भी नहीं जानता है, वो भी आपको बताऊंगा। और फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो पर और पेशेंस बनाए रखें। शुरू करते हैं हमारी वीडियो। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हाईलाइटेड करे हुए होंगे, आपने नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो फ्रेंड्स, सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक ये अपना साम्राज्य इन्होंने चलाया था। 322 ईसा पूर्व में इनका जो जन्म है वो पाटलिपुत्र में होता है, बिहार में। और 298 में ये श्रवण बेलगोला नामक स्थान जो कर्नाटक में पड़ता है, मैसूर में, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जीवन से लेकर के हम शुरू करेंगे लास्ट मृत्यु तक और उसके सारे कार्यकाल के बारे में भी अध्ययन करेंगे। बने रहिए वीडियो पर। उत्पत्ति के स्रोत। तो फ्रेंड्स, उत्पत्ति के स्रोत हम पहले जानेंगे इसका। तो फ्रेंड्स, उत्पत्ति के स्रोत आपको पता ही है ना, जो इतिहास है उसमें कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी प्रकार से इतिहास की जानकारी होती है ना। तो आप ही बताइए कि इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है। किताबों से मिल सकती है फ्रेंड्स, या ग्रंथों से मिल सकती है, पुराणों से मिल सकती है ना। तो ऐसी ही है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो जानकारियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से मिली हुई है। फ्रेंड्स, ब्राह्मण साहित्य से मिली है, आपका जैन साहित्य से मिली है, अब बौद्ध साहित्य से मिली है। जो इनके जो साहित्य हैं उनसे मिली है, धर्मों के साहित्य से। अच्छा, ब्राह्मण साहित्य से मिली है फ्रेंड्स। यहाँ पर ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है। शूद्र। मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त ने लिखी एक प्रमुख कृति है, मुद्रा राक्षस। और इन्होंने अपने इस कृति में, इस रचना में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है फ्रेंड्स? विरसल कहा है। इन्होंने इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल कहा है। विरसल अर्थात निम्न कुल में जन्म लेने वाला। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल में जन्म लेने वाला मानते हैं कि इसने निम्न कुल में जन्म लिया था। और है पुराण। पुराण क्या कहता है? पुराण कहता है फ्रेंड्स, मूरा नामक स्त्री से उत्पन्न हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य मूरा नामक एक स्त्री से उत्पन्न हुआ है, अर्थात मूरा शूद्र महिला थी, जिससे ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति होती है, इसका जन्म होता है। और जैन साहित्य इसके बारे में क्या कहता है फ्रेंड्स? तो जैन साहित्य इसके बारे में कहता है कि ये क्षत्रिय थे। फ्रेंड्स, कैसे थे? क्षत्रिय थे। और परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ में मोर पालक का पुत्र बताया गया था। मोर पालक का पुत्र, जो मोरों को पालते थे, ऐसा समुदाय था। तो उनके जो पुत्र थे, मोर पालक का मुखिया होता था और उनका पुत्र ही क्या कहलाया? क्षत्रिय था और वही चंद्रगुप्त था उनका पुत्र। तो ये मोर पालक के पुत्र का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। और फ्रेंड्स, बौद्ध साहित्य हमें कह रहा है कि ये क्षत्रिय थे। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात। जैन साहित्य भी कह रहा है कि क्षत्रिय थे और बौद्ध साहित्य भी कह रहा है कि क्षत्रिय थे। तो बौद्ध साहित्य महावंश गोरखपुर के मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के से संबंध रखने वाले थे। तो मतलब यहाँ पर जो गोरखपुर में है मौर्य कुल में इन्होंने जन्म लिया था। इस कारण से इन्हें मौर्य साम्राज्य इन्होंने बाद में जाकर स्थापित किया, तो ऐसा मानना था। तो फ्रेंड्स, ये अलग अलग मान्यताएं हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देते हैं। अब ऐसे सटीक जानकारी तो इसकी नहीं मिली है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इतने सारे पॉइंट्स, इतने सारे फैक्ट हैं जहाँ से जानकारी मिली थी, लेकिन कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ भी कुछ और कहा जा रहा है, इधर भी कुछ और है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ जहाँ तक बात जो प्रचलित है वो ये जैन साहित्य क्षत्रिय, इसको ज्यादा मान्यता मिलती है, इसको ज्यादा, क्योंकि जैन आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो जैन धर्म के
जैन धर्म के को मानने वाले थे, मतलब जैन धर्म इन्होंने अपनाया था और जैन धर्म में उन्होंने इनके बारे में काफी मतलब लिखा होगा, जैन साहित्यों में इनका वर्णन मिलता है। तो हो सकता है ये वाला जो है करेक्ट हो और ज्यादा प्रमाणिक भी माना जाता है। और उसके बाद फ्रेंड्स इतना होने के बाद हम बात करेंगे इनके पुस्तकों से भी इनका कुछ ज्ञान इनके बारे में मिलता है, जानकारी मिलती है। जैसे कि मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जो है जिसमें इनको विरसल कहा गया था, निम्न कुल में जन्म लेने वाला। तो मुद्रा राक्षस जो था वो विशाख दत्त की एक प्रमुख कृति है। ये किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस की कविता। एक किताबें और इनके रचनाकारों के नाम पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिए मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। उसके बाद हम बात करेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक आपने सुना ही होगा। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीन नाम इन्हीं के हैं। इनको चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों कहा जाता है। और ये कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और फ्रेंड्स ये पूरा जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जीवन है वो इन्हीं से इनके द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, मतलब इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को आगे बढ़ाया है। तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र चाणक्य, कौटिल्य ने लिखी एक राजनीति पर संबंधित एक किताब है। तो यहाँ से भी इनकी जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की। और इंडिका जो है, इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखी है। और मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। हम पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में, हम आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पुस्तकें हैं और इनके प्रमुख रचनाकार हैं, यहाँ से भी इनकी जानकारी हमें मिलती है मौर्य साम्राज्य के या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता के बारे में और उसके जो जीवन शैली है, उनका जो राजकाज करने का जो तरीका है, मतलब काम क्या क्या किया, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में। बने रहिए वीडियो पर। और फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन डिक्लेयर करके जाऊंगा, क्लियर करके जाऊंगा। और आपको मतलब कोई भी डाउट इसके बाद नहीं रहने वाला है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, शुरू करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उसके माता पिता, आप सबसे पहले पिता की बात करते हैं। तो पिता मौर्य नगर के प्रमुख थे, अर्थात जो मोर को पालते थे वहां पर उनके मुखिया थे, वो चंद्रगुप्त के पिता थे। और जब चंद्रगुप्त अपनी माँ के गर्भ में होते हैं उस टाइम पर सीमांत युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनके जो पिता की मृत्यु है, ये इनके जब गर्भ में होने पर ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उनके भाइयों द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की मदर को यानी माता को पाटलिपुत्र ले जाया जाता है, पटना। तो पाटलिपुत्र इनको सुरक्षा की दृष्टि से ले जाया जाता है और तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का वहां पर जन्म हो जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, भारत में। तत्पश्चात फ्रेंड्स क्या होता है, इनको किसी गोपालक को समर्पित किया जाता है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को एक गोपालक के हाथों इसको बेच दिया जाता कह सकते हैं, या इसको एक गोपालक को दे दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और फिर गोपालक भी इनको एक शिकारी के हाथों इनको बेच देते हैं और शिकारी के यहाँ पर ये पूरा अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब बचपना इनका यहीं गुजरता है। और बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर इनके बचपन के मित्र भी होते हैं जिनके साथ ही विभिन्न प्रकार के खेल किया करते थे। और एक दिन ऐसे खेल करते करते चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त वहां पर उनकी खेल प्रतिस्पर्धा को देख रहे होते हैं। अब खेल क्या था फ्रेंड्स? खेल राजा और मंत्री का था। मतलब चंद्रगुप्त जो थे वो राजा बना हुआ था और उनके सारे मंत्री थे, दरबारी थे और वो अपने कार्य का संचालन कर रहे थे। तो ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य की नज़र जब उन पर पड़ती है तो चाणक्य की नज़र उन पर पड़ती है तो चाणक्य उनसे प्रभावित हो जाता है। उनकी बुद्धिमत्ता चाणक्य को बहुत अच्छा लगता है। वो समझ गए कि यह चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रतिभावान व्यक्ति है, प्रतिभावान बालक है। इसको अगर मैं अच्छी शिक्षा दूं और इसको मैं आगे बढ़ा सकने मेरे लक्ष्य में सफल हो सकता है, मतलब मेरे कार्यों में सफल हो सकता है और अपने देश के विकास के लिए ये सफल हो सकता है, अच्छा काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अंत में चाणक्य ने 1000 कार्पासन में उसे खरीद लिया। कार्पासन उस टाइम की मुद्रा होती होगी,
तो 1000 कार्पसन में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिकारी के हाथों से खरीद लिया। अब चाणक्य का इसको खरीदने में क्या उद्देश्य था? तो चाणक्य का ये था कि इसको तो राजा बनाना और राजा बनाकर इससे कुछ काम करवाना यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त करवाना। तो आपको पता है कि उस टाइम पर सिकंदर, मतलब यूनान के राजा थे, उनका नाम था सिकंदर। तो सिकंदर के आक्रमणों से फ्रेंड्स, सिकंदर था यूनान का, तो सिकंदर भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था। तो सिकंदर के आक्रमणों से भारत को बचाना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य रहा चाणक्य का। और घनानंद के घृणित व अत्याचारपूर्ण शासन से मुक्ति। तो मगध में घनानंद का शासन था। जो घनानंद कैसा था? एक अत्याचारपूर्ण, ये घृणित शासक था। इसको जनता पसंद नहीं करती थी और इसके शासन से देश को मुक्ति दिलाना। तो यह उद्देश्य थे, मुख्य रूप से 2 उद्देश्य चाणक्य के चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने के 2 उद्देश्य रहे। तो और एक ये भी था कि चाणक्य जो थे वो उनके घनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था अपने दरबार में और चाणक्य उनसे प्रतिशोध लेना चाहते थे और जिस कारण से भी उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने की सोची। उसकी वीरता और उसके बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर के चाणक्य ने उनको एक महान शासक बनाने का दृढ़ निश्चय किया और वह अपने कार्य में सफल भी हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजकाज है उसमें जो उन्होंने क्या काम करते हैं वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो पर और कहीं मत जाइए। हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में रहस्यमयी बातें और वही बातें जो परीक्षा के लिए जरूरी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसके बाद अगला पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर पॉइंट वाइज इनके कार्य को हम चंद्रगुप्त मौर्य के कार्य को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम पढ़ते हैं। मैंने जो हाईलाइट कर रखा है फ्रेंड्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और आप जो हाईलाइटेड हैं बहुत अच्छे तरीके से नजर मारिएगा। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। तो जस्टिन जो थे वो एक दार्शनिक थे और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, यूनान के प्रमुख दार्शनिक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है और विलियम जोन्स ने इनकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विलियम जोन्स ने इनको चंद्रगुप्त मौर्य कहा है, ये आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य इनको कहा था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे। मतलब ये जो अपनाते थे, धर्म अपनाते थे, है ना। मनुष्य आजीवन जीता है तो किसी न किसी धर्म को वो मानता है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य किसको मानता है? जैन धर्म को मानता था और उसी को अपनाता था, फॉलो करता। अगला है यहाँ पर, सर्वप्रथम पंजाब और सिंध को विदेशी दासता से मुक्त किया। पंजाब और सिंध, सबसे पहले उन्होंने सिंध और पंजाब को ये सिकंदर के अधिकार से, क्या कहे, सिकंदर बार बार आक्रमण कर रहा था तो इनके आक्रमणों से या फिर किसी अन्य विदेशी राजाओं के आक्रमण से पंजाब और सिंध को क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अधिकार में ले लिया और उनको विदेशी दासता से मुक्त कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंजाब और सिंध को सबसे पहले इन्होंने विदेशी दासता से मुक्त किया। अगला पॉइंट, घनानंद का अंत कर नंद वंश का अंत किया। तो मगध पर जो घनानंद का शासन था, घनानंद के शासन को अंत करा, मतलब वहां पर जो शासक था घनानंद, उसका अंत करके नंद वंश का जो अंत कर दिया। और नंबर 5 पॉइंट में कहा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम शासक था जिसने संपूर्ण भारत का एकीकरण किया। तो सबसे संपूर्ण भारत का एकीकरण करना मतलब आधे से ज्यादा भारत का एकीकरण इन्होंने किया था। तो आपको जैसे ये बता दें, उत्तरी भारत से लेकर के जो आपका मध्य प्रदेश वाला भाग है वहां तक पूरा एरिया इनके अधिकार क्षेत्र में था। इसी के साथ साथ इनकी चर्चा पूरे भारत में विद्यमान थी। तो इन्होंने लगभग पूरे भारत को एकीकरण करने का प्रयास किया था। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इनके बारे सिकंदर के बारे में बात करेंगे। यह भी इस टाइम का प्रसिद्ध एक विदेशी शासक था और विदेशी शासक क्या कि यूनान का प्रमुख शासक था। सिकंदर का था
सिकंदर यूनान का प्रमुख शासक था और अरस्तु का शिष्य था। इनके गुरु का नाम है अरस्तु। अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु भी प्लेटो के शिष्य थे फ्रेंड्स। तो ये दार्शनिक हुआ करते थे अरस्तु वगैरह, प्लेटो वगैरह। तो ये शिष्य इनके हुआ करते थे। तो अरस्तु के शिष्य कौन थे? सिकंदर। और ये सिकंदर महान सम्राट था उस टाइम पर, मतलब कहाँ का था? यूनान का था। अच्छा, सिकंदर इनका जो सेनापति था उसका नाम सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। और फ्रेंड्स, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, और जिसको हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस से युद्ध करना पड़ा, जिसको किस नाम से जाना जाता है? जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। या हाइडेस्पीस का युद्ध क्या है? तो सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच हुए युद्ध को हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। और अगला है, यहाँ पर सिकंदर ने पूर्वी राज्यों को सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिया, और अपने जो सेनापति थे उनको भेंट कर दिया पूर्वी राज्यों को, उन्हें वहाँ का राजा बना दिया, और खुद ये क्या हो जाते हैं? इनकी मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स। और जैसे कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये भारत में विजय प्राप्त करना चाहते थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बार बार इनको हराया। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, सेल्यूकस निकेटर जो था, अब इन्होंने भारत के क्षेत्र में अधिकार करना शुरू कर दिया। अब यूनान के पूर्वी क्षेत्र इनको दे दिए गए, जैसे कि बेबीलोन हो गया, आपका अफगानिस्तान वाला एरिया हो गया है ना। तो ये क्षेत्र जो थे, ईरान इराक वाला एरिया हो गया, ये इनके अधिकार क्षेत्र में था सेल्यूकस निकेटर के। और ये यहाँ से भारत भी आना चाहते थे। तो भारत आने, तो इन कई बार चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको क्या कर दिया? मतलब भारत आने से इनको रोक दिया। इनको कई बार उन्होंने युद्ध में हराया। और फ्रेंड्स, आगे हम इसके बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के कार्य को देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सेल्यूकस निकेटर के बारे में कुछ और। सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में भारत आने के लिए ये मगध, वहां तक सिंध तक आया, जो पाकिस्तान में पड़ता है। और सिंध तक आने पर ये वापस चले जाता है, लौट करके युद्ध होता है, जिसमें ये हार जाता है, और इसको चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि कर लेता है, मतलब दोस्ती कर लेता है। तो सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में सिंध तक आता है, और युद्ध के बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य से संधि हो जाती है। और सेल्यूकस निकेटर जो हैं, वो अपनी जो बेटी है, उनका जो विवाह, उनकी बेटी का नाम था या तो हेलेना भी आता है, और कार्नेलिया भी आता है। मतलब ये दोनों नाम इनकी बेटी के हैं, और अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री की शादी, हेलेना कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। अगला पॉइंट है, सेल्यूकस निकेटर ने 4 क्षेत्र, काबुल, कंधार, हेरत और मकरान, ये अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं। तो ये क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट कर दिए सेल्यूकस निकेटर ने। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार में भेंट किए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच की जो क्या थी, कुछ प्रमुख बातें थी जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको हाईलाइट कर रखे हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, एक नाम और आता है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मेगास्थनीज का। तो मेगास्थनीज जो थे, वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और सेल्यूकस निकेटर ने इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। सेल्यूकस निकेटर ने इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। अगला पॉइंट है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में रह करके इसने एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम है इंडिका नामक पुस्तक इसने लिखी। और इंडिका नामक पुस्तक में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में लिखा है, मतलब उनके राजकाज के बारे में लिखा है ना। इन्होंने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो अगर किसी जनता से मिलते थे, तो वहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता था, जिसमें
चंद्रगुप्त मौर्य जब जनता के बीच आते थे तो चारों तरफ से जो विशाल सेना है से घिरी होती थी। ये विशाल सेना से घिरे होते थे, जो विशाल सेना घोड़े और हाथियों पर सवार होते थे और कुछ लोग पेड़ों को इसके साथ लेकर के चलते थे और पेड़ों पर तोतों के झुंड लगे हुए होते थे। मतलब कुछ राजा के कुछ तरीके, चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ तरीके जो जीवन जीने के थे या फिर जो राजकाज करने के तरीके थे, वो उनका वर्णन इंडिका में इन्होंने लिखा है मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो चाणक्य था, यहाँ पर लिख देते हैं तीसरा पॉइंट, वो पॉइंट छूट गया है कि जो चाणक्य कौटिल्य था, चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त, फ्रेंड्स ये एक ही व्यक्ति है, अलग अलग मतलब मानना इनको। चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक पुस्तक लिखी है, उसके अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना, अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी, तो ये विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, कुछ भी नाम तीनों में से पूछा जा सकता है, इन्होंने की थी अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना। और ये जो पुस्तक थी ये अर्थशास्त्र पर आधारित नहीं थी बल्कि राजनीति पर आधारित थी और उसके शासन प्रशासन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन के बारे में लिखी एक किताब थी। और इसमें उसके जो राज्य थे उनके बारे में लिखा हुआ था, राजा का के कर्तव्य लिखे थे, मंत्रियों के कर्तव्य लिखे थे, दरबारियों के कर्तव्य लिखे थे, या फिर जो अन्य लोगों जो राजकीय जो लोग थे उनके कर्तव्यों का इसमें लिखा हुआ था। ये राजनीति पर आधारित एक पुस्तक थी। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करेंगे, अब हम इसके चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को तो पढ़ चुके हैं और हम बात करेंगे इनकी मृत्यु क्या। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बारे में हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो वहाँ पर जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी थे और प्रथम जैन संगीति भी इन्हीं के समय पर हुई थी पाटलिपुत्र में। तो प्रथम जैन संगीति, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम जैन संगीति कब और प्रथम जैन संगीति जो है किसके शासनकाल में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और इस टाइम पर जैनी जो गुरु थे वो भद्रबाहु थे, है ना। आपको पता है जब मैंने जैन धर्म पढ़ाया था, पिछली वीडियो है मेरे पास, जब पढ़ाया था तो जैन धर्म के दो भाग हो जाते हैं, दो पक्षों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो उनमें से जो भद्रबाहु थे ये एक समुदाय के थे, मतलब उनमें से। तो उनके शासनकाल में मतलब जब भद्रबाहु वहां पर आते हैं प्रथम जैन संगति में, उसके पश्चात क्या हो जाता है फ्रेंड्स, जब वहाँ प्रथम जैन संगति होती है और अगले नंबर पर जो चंद्रगुप्त मौर्य, इनके साथ श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक मैसूर में पड़ता है, यहाँ चले जाते हैं, श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं, किसके साथ, जैनी गुरु भद्रबाहु के साथ यहाँ चले जाते हैं। और अगला है चंद्रगुप्त ने चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती बसाई थी। तो श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त पर्वत है जहाँ पर उन्होंने चंद्रगिरी पर्वत है जहाँ पर उन्होंने एक बस्ती की नगर की स्थापना की जिसका नाम है चंद्रगुप्त बस्ती। और फ्रेंड्स अंत में इन्होंने सलमेखना यानी उपवास पद्धति द्वारा, मतलब भूखे रहना, उपवास करना, उपवास से इनकी 200 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई, इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सन 298 ईसा पूर्व में इन्होंने श्रवणबेलगोला में अपनी प्राण त्याग दिए। तो श्रवणबेलगोला में इनकी मृत्यु होती है फ्रेंड्स, और जन्म इनका पाटलिपुत्र में होता है। तो ये हो गया आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स।